कहानी की शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े एस्केप आर्टिस्ट हैरी हॉडनी से होती है। वो एक पुल के किनारे खड़े होते हैं। उनके पूरे शरीर पर लोहे की जंजीरें बंधी होती हैं और वो कूदने के लिए तैयार होते हैं। पीछे से हॉडनी की आवाज आती है। वो कहते हैं कि जहां बाकी लोग अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से बचना चाहते हैं, वहीं वो हमेशा मौत से बचने की कोशिश करते रहते हैं और इसी वजह से वो ऐसे खतरनाक स्टंट करते हैं। इतना बोलने के बाद वो सीधे पुल से नीचे जमी हुई झील में कूद जाते हैं और वहां खड़ी बड़ी भीड़ बस उन्हें हैरानी से देखती रह जाती है। इसके बाद कहानी 17 साल पीछे चली जाती है। अब हम देखते हैं कि हॉडनी अपनी पत्नी बेस के साथ एक गंदी सी जगह पर पहुंचते हैं जो किसी वेश्यालय जैसी लगती है। वो वहां लोगों को अपना शो दिखाने आए होते हैं, लेकिन जैसे ही हॉडनी उस जगह की हालत देखते हैं, उनका मन बदल जाता है और वो वहां से जाने का सोचते हैं। तभी बेस उन्हें रोकती है और कहती है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि उनके पास पैसे लगभग खत्म हो चुके हैं। फिर बेस वहां मौजूद लोगों से कहती है कि हॉडनी एक खास करतब दिखाने वाले हैं जिसमें वो हथकड़ी पहने हुए एक बंद संदूक से बाहर निकलेंगे। ये सुनकर वहां बैठे लोग हंसने लगते हैं। उनमें से एक आदमी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो कोई भी कर सकता है क्योंकि जो हथकड़ी वो लाए हैं वो नकली है। लेकिन हॉडनी, जो हमेशा पहले से तैयारी करके चलते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें कोई भी असली हथकड़ी दे दे, वो उसी से बाहर निकलकर दिखाएंगे। जो आदमी मजाक उड़ा रहा था वो असल में एक पुलिस वाला है। वो आगे आता है और अपने पास की असली हथकड़ियां उनके हाथों में हथकड़ी डालते हैं। हॉडनी का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। फिर वो धीरे से पीछे मुड़ते हैं और अपनी बेल्ट में छुपाई हुई एक छोटी सी पिन जैसी चीज निकालकर चुपचाप हथकड़ी खोल देते हैं। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग, यहाँ तक कि पुलिस वाला भी हैरान रह जाता है और सब जोरदार तालियां बजाने लगते हैं। बस यहीं से हॉडनी की किस्मत बदल जाती है। वो पूरे अमेरिका में फेमस हो जाते हैं और उन्हें सबसे बेहतरीन एस्केप आर्टिस्ट माना जाने लगता है। इसके बाद वो कई बड़े बड़े शो करने लगते हैं जहाँ वो सिर्फ हथकड़ियों से ही नहीं बल्कि अपने पूरे शरीर पर बंधी भारी जंजीरों से भी खुद को आजाद कर लेते हैं। एक रात बेस उनसे कहती है कि वो सिर्फ ये शो करने के अलावा कुछ और भी करना चाहती है, लेकिन हॉडनी साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो अब नॉर्मल जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहते, बल्कि वो दुनिया के सबसे बड़े एस्केप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। और इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है और हमें कई साल पीछे के और पुराने समय में ले जाती है, जहां हम देखते हैं कि हॉडनी अपने भाई दास के साथ खड़ा होता है और दोनों एक ट्रैवलिंग ग्रुप का जादू वाला शो देख रहे होते हैं। वो लोग एक ऐसा कमाल का करतब दिखाते हैं जो बिल्कुल जादू जैसा लगता है। हॉडनी उस शो को देखकर पूरी तरह खो जाता है। उसे ये सब इतना ज्यादा पसंद आता है कि उसी वक्त वो तय कर लेता है कि उसे भी जादूगर बनना है और यही काम करके पैसे कमाने हैं। दिन बीतते जाते हैं और हॉडनी धीरे धीरे छोटे छोटे जादू के ट्रिक्स सीखना शुरू कर देता है। वो सड़कों पर लोगों को ये ट्रिक्स दिखाता है और उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने लगता है। जो भी पैसे मिलते हैं वो घर लेकर जाता है और अपनी माँ को दे देता है, जिससे उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसके पिता को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि उनका बेटा सबके सामने ऐसे परफॉर्म करे। इसी वजह से हॉडनी कम उम्र में ही अपने भाई के साथ घर छोड़ देता है और कुछ बड़ा करने का फैसला करता है। इसके बाद दोनों भाई मिलकर सड़कों पर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और अपनी माँ की मदद के लिए पैसे जुटाने लगते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन जब हॉडनी सड़क पर परफॉर्म कर रहा होता है, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो एक ग्रुप के साथ डांस कर रही होती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बेस होती है, जो आगे चलकर उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बनने वाली होती है। हॉडनी छुपकर उसका पूरा डांस देखता है और उसकी खूबसूरती और उसके अंदाज पर फिदा हो जाता है। शो खत्म होने के बाद वो हिम्मत करके बेस के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ काम करना चाहेगी। बेस इस बात के लिए मान जाती है और यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है, जो धीरे धीरे और मजबूत होती जाती है। इसके बाद दोनों साथ में दुनिया भर में घूमते हैं और बड़े बड़े लोगों के सामने अपने जादू के शो करते हैं। दूसरी तरफ हॉडनी का भाई दास अभी भी अमेरिका में रहता है और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाए रखने के लिए हॉडनी के ट्रिक्स की नकल करने की कोशिश करता है। लेकिन हॉडनी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो और भी खतरनाक और अलग तरह के करतब करेगा जिन्हें कोई कॉपी ही ना कर सके। इसके बाद कहानी साल 1886 में पहुंचती है, जहां हॉडनी एक मशहूर जेल में जाता है और वहां के शेरिफ से कहता है कि वो उसे बंद कर दे। शेरिफ पहले मना कर देता है, कहता है कि वो सिर्फ अपराधियों को ही जेल में बंद करता है। लेकिन हॉडनी जेल का मजाक उड़ाने लगता है और शेरिफ को उकसाने के लिए $100 की शर्त लगा देता है। ये सुनकर शेरिफ गुस्से में आ जाता है और शर्त मान लेता है। असल में हॉडनी ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि बिना पैसे खर्च किए उसका नाम अखबारों में छप जाए और उसे फ्री में पब्लिसिटी मिल जाए। फिर शेरिफ उसे अच्छी तरह से बंद कर देता है और जाते जाते उसे एक किस भी देता है। शेरिफ को थोड़ा शक होता है कि हॉडनी ने उस दौरान कुछ छुपाया है, लेकिन जब वो चेक करता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। जैसे ही सब शांत होता है, हॉडनी अपने मुंह से एक छोटी धातु की चाबी निकालता है जिसे उसने पहले ही निगल लिया था। फिर उसी चाबी की मदद से वो जेल खोलकर बाहर निकल जाता है। इस घटना के बाद मीडिया में हड़कंप मच जाता है और हॉडनी रातों रात बहुत फेमस हो जाता है। अब उसके फैंस उसे और भी बड़ी और मजबूत जेलों से भागने
की चुनौती देने लगते हैं। हॉदनी भी इन चुनौतियों को स्वीकार करता है और फिर साल 1900 में वो शिकागो इलिनॉइस पहुंचता है, जहां वो एक और खतरनाक स्टंट करने वाला होता है। इस बार उसके पूरे शरीर पर भारी लोहे की जंजीरें बंधी होती हैं और उसका मुंह भी एक पट्टी से बंद होता है। लोगों को शक होता है कि कहीं उसके पास पहले से कोई चाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसे जेल में बंद कर दिया जाता है और सबको हैरान करते हुए सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही हॉदनी बिना कोई निशान छोड़े जेल से बाहर निकल आता है। इस तरह कई बार जेल से भागने के बाद एक दिन हॉदनी एक दुकान में जाता है जहां वो अपने शो के लिए कुछ सामान खरीद रहा होता है। वहीं उसकी मुलाकात जिम कॉलिंस नाम के आदमी से होती है जो उस दुकान का मालिक होता है और लगता है कि वो हॉदनी को पहले से जानता है। जिम बताता है कि दुकान में रखे ज्यादातर आइटम उसी ने डिजाइन किए हैं। हॉदनी उसके काम से बहुत प्रभावित होता है, खासकर एक ऐसे आइटम से जिसमें एक कलाकार को पानी से भरे एक बॉक्स में उल्टा लटकाया जाता है और उसे वहां से बाहर निकलना होता है। कुछ दिनों बाद हॉदनी और बेस जिम की वर्कशॉप में जाते हैं जहां जिम ने उस पानी वाले स्टंट का एक मॉडल तैयार किया होता है। जैसे ही हॉदनी उस बॉक्स को देखता है वो तुरंत जिम की मदद से उस पानी से भरे कंटेनर में कूद जाता है ताकि वो ये टेस्ट कर सके कि वो अपनी सांस कितनी देर तक रोक सकता है। फिर वो इशारा करता है कि अब उसे बाहर निकाला जाए, लेकिन जैसे ही जिम और उसके साथी उसे बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, अचानक कंटेनर के ऊपर लगा हुआ आयताकार बॉक्स फंस जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि अब हॉदनी सच में अंदर फंस चुका होता है। लेकिन किस्मत से जिम के पास एक कुल्हाड़ी होती है। वो बिना समय गंवाए उसी से कंटेनर को तोड़ देता है और हॉदनी को बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद सीन तेजी से आगे बढ़ता है। अब हॉदनी एक बड़े स्टेज पर बहुत बड़ी भीड़ के सामने वही पानी वाला करतब लाइव दिखा रहा होता है। इस बार वो पहले ही सबको बता देता है कि अगर कोई इमरजेंसी हुई तो वहाँ फायर डिपार्टमेंट का हेड मौजूद है जिसके पास कंटेनर तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी भी है। फिर हॉदनी अपने पैरों को उस आयताकार बॉक्स में फंसाकर स्टंट शुरू करता है। जिम इस पूरे शो को होस्ट कर रहा होता है। वो अपने सहायकों से कहता है कि कंटेनर को ढक दिया जाए। कुछ मिनट बीत जाते हैं लेकिन इस बार हॉदनी कोई हरकत नहीं दिखाता। अब धीरे धीरे भीड़ घबराने लगती है। लोग सोचने लगते हैं कि कहीं इस बार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। तभी शिकागो फायर डिपार्टमेंट का हेड आगे आता है और कंटेनर तोड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है सब लोग दंग रह जाते हैं क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद हॉदनी होता है। यानी हॉदनी पहले ही बाहर निकल चुका होता है और किसी को पता भी नहीं चलता। ये देखकर पूरी भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उन्होंने ऐसा कमाल पहले कभी नहीं देखा होता। अब हॉदनी की फेम देश भर में फैलने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। उसे शक होता है कि हॉदनी कोई गैर कानूनी तरीके से आया हुआ आदमी है जो बस अपने करतबों से लोगों को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन इससे पहले कि कोई बड़ी परेशानी खड़ी होती, हॉदनी से ब्रिटेन की सीक्रेट सर्विस MI5 के हेड सर विलियम मेलविन संपर्क करते हैं। विलियम हॉदनी को एक डील ऑफर करता है। वो कहता है कि वो हॉदनी की पहचान बदलकर उसे हंगरी की जगह अमेरिका का रहने वाला बना देगा और बदले में हॉदनी को उनके दुश्मनों के बारे में गुप्त जानकारी लाकर देनी होगी। हॉदनी इस प्लान को मान लेता है। इसके बाद वो जर्मनी जाता है जहां वो कैसर परिवार के सामने अपना शो करता है। वहां वो एक बहुत ही खतरनाक और लगभग नामुमकिन लगने वाला गोली पकड़ने वाला करतब दिखाता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद हॉदनी विलियम के एक अधिकारी रिले से मिलता है और उसे वो सारी जानकारी देता है जो उसने कैसर परिवार के आसपास रहते हुए सुनी थी। रिले उसके काम से बहुत खुश होता है और उसकी जमकर तारीफ करता है। जाते जाते वो हॉदनी को एक लाल रंग की किताब देता है जिसमें रूसी भाषा से जुड़ी चीजें होती हैं ताकि वो अपने अगले मिशन के लिए तैयार हो सके। कुछ दिनों बाद हॉदनी और उसकी पार्टनर बेस रूस के मॉस्को शहर में एक बहुत बड़े और ताकतवर परिवार के सामने परफॉर्म करते हैं। उनका दिल जीतने के लिए हॉदनी एक चालाक खेल खेलता है। वो सब लोगों से कहता है कि वो अपनी अपनी इच्छाएं कागज पर लिखें और फिर उस परिवार की बेटी को एक इच्छा चुनने देता है। जब वो लड़की एक इच्छा चुनती है तो उसमें लिखा होता है क्रेमलिन की घंटी बजाना। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं क्योंकि वो घंटी 100 साल से भी ज्यादा समय से नहीं बजी होती। लेकिन हॉदनी जो हमेशा कुछ अलग करता है, वो जादू के नाम पर एक छोटी सी रस्सी बनाता है और उस लड़की को उसे खींचने के लिए कहता है। जैसे ही वो लड़की रस्सी खींचती है, अचानक क्रेमलिन की घंटी बजने लगती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग पूरी तरह हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि वो लोग सम्मान में अपना सिर भी झुका लेते हैं। अगले दिन हॉदनी लंदन में विलियम से मिलता है और उसे रूसियों की एक्टिविटी के बारे में जानकारी देता है। विलियम उसके शानदार काम की तारीफ करता है और उससे पूछता है कि उसने क्रेमलिन की घंटी कैसे बजाई। तब हॉदनी सच बताता है। वो कहता है कि सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। जब लड़की ने एक इच्छा चुनी तो उसने चुपके से उस कागज को अपनी तैयार की हुई इच्छा से बदल दिया था और जैसे ही लड़की रस्सी खींचती थी, उसका साथी जिम जो दूर से देख रहा था, वो अपनी स्नाइपर राइफल से क्रेमलिन की घंटी पर गोली मारता था जिससे वो बजने लगती थी और फिर वो तुरंत वहां से निकल जाता था। ये सुनकर विलियम समझ जाता है कि हॉदनी सिर्फ जादूगर ही नहीं बल्कि बहुत चालाक भी है। इसके बाद विलियम उसे एक
और काम देता है। वो कहता है कि अब उसे जर्मन एम्बेसडर से मिलना होगा और वहाँ से कुछ काम की जानकारी निकालनी होगी। अब कहानी जर्मनी शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हॉदिनी एक बड़े स्टेज पर दर्शकों और जर्मन एम्बेसडर के सामने अपना नया करतब दिखा रहा होता है। जिम सबको बताता है कि हॉदिनी इस समय तिजोरी के अंदर बंद है और उसके पास सिर्फ 10 मिनट की ही हवा है, उसके बाद उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही होती है। दरअसल हॉदिनी तिजोरी के अंदर नहीं होता, बल्कि वो चुपके से एम्बेसडर के ऑफिस में घुसकर कुछ जरूरी कागज ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी मुसीबत आ जाती है। एम्बेसडर अचानक एक लड़की के साथ अपने ऑफिस में वापस आ जाता है। अब हॉदिनी के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं बचती। मजबूरी में वो उसी तिजोरी के अंदर घुस जाता है। लेकिन मामला और खराब तब हो जाता है जब एम्बेसडर देखता है कि तिजोरी ठीक से बंद नहीं है, तो वो अपने आदमी को उसे सही तरीके से लॉक करने के लिए कहता है। अब हॉदिनी सच में तिजोरी के अंदर फंस जाता है। हालांकि वो ताले खोलने में माहिर है, लेकिन इस बार वो दबाव में आ जाता है क्योंकि वो पहली बार किसी असली तिजोरी के अंदर बंद हुआ होता है। समय तेजी से खत्म हो रहा होता है। तभी वो खुद को याद दिलाता है कि वो हैरी हॉदिनी है, दुनिया का सबसे बड़ा शोमैन। बस यही सोचकर वो शांत हो जाता है और तिजोरी के अंदर लगे तालों की गिनती करना शुरू कर देता है। वो याद करता है कि जब एम्बेसडर ताला लगा रहा था तो कितनी क्लिक की आवाजें आई थीं। उसी हिसाब से वो एक एक करके सारे ताले खोलने लगता है। कुछ ही मिनट बचे होते हैं और आखिरकार वो सारे ताले खोल देता है और तिजोरी से निकलकर सीधे स्टेज पर वापस आ जाता है। जब जिम तिजोरी खोलता है तो अंदर बांस के लिए कई गिफ्ट रखे होते हैं जो उनकी 10वीं सालगिरह के लिए होते हैं। इसके बाद हॉदिनी विलियम से मिलता है और उसे वो सारे कागज दे देता है जो उसने चुराए थे। फिर वो स्टेज पर जाता है और बास को सबके सामने धन्यवाद कहता है कि वो पिछले 10 साल से उसके साथ है। लेकिन बास को ये सब बिल्कुल नकली लगता है। शो खत्म होने के बाद वो हॉदिनी से इस बारे में बात करती है और कहती है कि उसे सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने की पड़ी है, उसे किसी और चीज की कोई परवाह नहीं है। बात बढ़ जाती है और दोनों के बीच जोरदार बहस हो जाती है। नतीजा ये होता है कि हॉदिनी को पूरी रात बाथरूम में अकेले बितानी पड़ती है। असल में हॉदिनी एक चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो है उसकी बेइज्जती। एक दिन हॉदिनी और जिम एक थिएटर में बैठकर चार्ली चैपलिन का शो देख रहे होते हैं। हॉदिनी को लगता है कि चार्ली कुछ खास नहीं कर रहा, लेकिन जिम उसे बताता है कि यही उसका नया कॉम्पिटिटर है। उस रात हॉदिनी घर लौटा है और फिर से बांस के साथ उसकी बहस हो जाती है। बांस उसे समझाती है कि वो अपनी जान को खतरे में डालना बंद करे, लेकिन हॉदिनी साफ कहता है कि उसे लोगों को चौंकाना पसंद है और फिर जिंदा बच निकलना उसे अच्छा लगता है। दोनों की बात जारी रहती है। तभी हॉदिनी की नजर एक गिलास पर पड़ती है जिसमें बर्फ भरी होती है। उसे एक नया आइडिया आता है। वो तुरंत बाथरूम की तरफ भागता है और जिम को बुलाकर कहता है कि बर्फ से भरी बाल्टियां लेकर आए। फिर वो सारी बर्फ टब में डलवाता है और खुद उस बर्फ से भरे पानी में लेट जाता है ताकि वो अपने अगले स्टंट की प्रैक्टिस कर सके। कुछ दिन बाद हॉदिनी एक पुल के किनारे खड़ा दिखाई देता है। उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और उसके पूरे शरीर पर लोहे की जंजीरें होती हैं। वो जमी हुई झील में कूदने के लिए तैयार होता है। ये वही सीन होता है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। जैसे ही हॉदिनी कूदता है, बांस डर जाती है और घबरा जाती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में हॉदिनी पानी के अंदर ही अपनी जंजीरें और हथकड़ियां खोल देता है। सबको लगता है कि अब शो खत्म हो गया, लेकिन तभी हॉदिनी पानी के तेज बहाव में बहने लगता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा होता। वो संघर्ष करता रहता है। तभी उसे अपनी माँ की झलक दिखाई देती है, जैसे वो उसे रास्ता दिखा रही हो, और उसी की मदद से हॉदिनी आखिरकार उस जमे हुए पानी से बाहर निकल आता है और अपनी जान बचा लेता है। लेकिन ये सब देखकर बांस का दिल टूटने लगा है, क्योंकि वो हर बार उसे अपनी जान खतरे में डालते हुए देखती है और इसी वजह से वो घर पर फिर से उससे झगड़ा करती है। पहले तो हॉदिनी अपनी माँ पर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो वापस घर लौटता है और अपनी माँ से माफी मांगता है। कहता है कि उसने ज्यादा रिएक्ट कर दिया था। वो ये भी मान जाता है कि अब से वो सिर्फ सुरक्षित स्टंट ही करेगा, अपनी जान को खतरे में नहीं डालेगा। इसके बाद जब उसका अगला शो होता है तो इस बार वो कोई खतरनाक स्टंट नहीं करता, बल्कि एक हाथी को हवा में गायब कर देता है और ये देखकर दर्शक हैरान रह जाते हैं। शो खत्म होने के बाद वहीं पहले वाला ब्रिटिश एजेंट रिले उससे मिलता है और उसे फिर से एक काम ऑफर करता है। वो कहता है कि हॉदिनी को यूरोप और वॉशिंगटन जाना होगा और उनके लिए कुछ जरूरी जानकारी लेकर आनी होगी। हॉदिनी इस बार मना करने की कोशिश करता है, लेकिन रिले उसे समझाता है कि अगर वो ये करेगा तो उसका वर्ल्ड टूर भी हो जाएगा, जो उसके फैंस को बहुत पसंद आएगा। आखिरकार हॉदिनी मान जाता है। इसके बाद सीन 1914 में शिफ्ट होता है, जहां एम्पायर थिएटर में हॉदिनी परफॉर्म कर रहा होता है और दर्शकों में एक खास इंसान भी बैठा होता है। सर आर्थर, जो शर्लक होम्स के लेखक हैं, वो बहुत ध्यान से हॉदिनी का करतब देख रहे होते हैं, जहां हॉदिनी एक ईंट की दीवार के पार निकल जाता है। शो के बाद आर्थर खुद हॉदिनी के पास आते हैं और उसके शानदार प्रदर्शन की तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही आर्थर वहां से जाते हैं, जिम हॉदिनी के पास आता है और उसे एक टेलीग्राम देता है। हॉदिनी जैसे ही उसे पढ़ता है, उसके पैरों तले जमीन
खिसक जाती है। वो खबर उसके भाई की होती है जिसमें लिखा होता है कि उनकी माँ की मौत हो गई है। ये सुनते ही हौदनी सदमे में चला जाता है और वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। बांस तुरंत उसके पास आती है और उसे संभालती है। थोड़ी देर बाद हौदनी उससे विनती करता है कि वो उसके भाई को कहे कि उनकी माँ को दफन न करे जब तक वो खुद वहाँ न पहुँच जाए। अगले सीन में हम हौदनी को उसकी माँ के अंतिम संस्कार में देखते हैं। वहाँ जिम उससे पूछता है कि क्या वो अपनी माँ से संपर्क कर सकता है अपने उस जादू की मदद से जो वो अपने शो में दिखाता था, लेकिन हौदनी साफ कह देता है कि वो सब सिर्फ एक एक्ट था। उसके पास कोई असली ताकत नहीं है जिससे वो आत्माओं से बात कर सके। इस घटना के बाद हौदनी पूरी तरह बदल जाता है। वो अब फिल्मों में ज्यादा काम करने लगता है, लेकिन अंदर से वो हमेशा अपनी माँ को याद करता रहता है। हर दिन वो सोचता है कि काश वो किसी तरह अपनी माँ से बात कर पाता। इसी वजह से वो कई ऐसे लोगों से मिलता है जो दावा करते हैं कि वो मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। गुस्से में आकर हौदनी इन सब का पर्दाफाश करने लगता है और साल 1925 में वो इस पर एक किताब भी लिखता है। एक दिन हौदनी फिर से सर आर्थर और उनकी पत्नी लेडी डॉयल से मिलता है। लेडी डॉयल खुद को एक भविष्य बताने वाली बताती है। वो दावा करती है कि वो हौदनी को उसकी माँ से मिलवा सकती है। हौदनी इस बात को मान लेता है और उनके साथ एक निजी सेशन करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय एक ज्योतिषी भी वहाँ आती है। हौदनी उससे मजाक में कहता है कि उसका भविष्य बताए। वो उसकी हथेली देखकर कहती है कि उसकी मौत जल्द ही होने वाली है। हौदनी इस बात को हल्के में लेता है और उसे पैसे देकर टाल देता है। इसके बाद हौदनी डॉयल कपल के साथ बैठता है ताकि वो उसकी माँ की आत्मा को बुला सके। लेडी डॉयल एक पेंसिल उठाती है और कागज पर कुछ लिखने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उस पर हौदनी की माँ की आत्मा का असर हो। सेशन खत्म होने के बाद हौदनी बहुत खुश हो जाता है और लेडी डॉयल को धन्यवाद देता है कि उसने उसे उसकी माँ से मिलवाया। लेकिन जब वो बाद में उस लिखे हुए कागज को ध्यान से देखता है तो उसे सच्चाई समझ आ जाती है। वो देखता है कि उस पर साफ साफ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जबकि उसकी माँ को अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं आता था। तभी उसे समझ आता है कि ये सब भी एक धोखा था। इसके बाद हौदनी जिम को एक और जरूरी बात बताता है। वो कहता है कि जिस दिन वो सेशन हुआ था उसी दिन उसका जन्मदिन भी था और उसकी माँ कभी उसका जन्मदिन नहीं भूलती थी। यही सबसे बड़ा सबूत होता है जिसके आधार पर हौदनी साफ कह देता है कि लेडी डॉयल एक धोखेबाज है। फिर वो रेडियो पर जाकर खुलकर लेडी डॉयल और सर आर्थर का पर्दाफाश करता है। इतना ही नहीं, वो कई प्रोग्राम्स और अखबारों के इंटरव्यू में भी ये ऐलान करता है कि जो भी इंसान उसकी मरी हुई माँ से सच में संपर्क करा देगा उसे वो $25,000 इनाम देगा। इसके बाद कहानी 1926 में पहुंचती है, जहां हौदनी बोस्टन मैसाचुसेट्स जाता है एक मशहूर भविष्य बताने वाली औरत से मिलने जो खुद को मार्जोरी कहती है। हौदनी उसके एक सेशन में शामिल होता है और हमेशा की तरह उसका झूठ पकड़ लेता है। इससे मार्जोरी बहुत गुस्सा हो जाती है। वो सीधे हौदनी के होटल रूम में पहुंच जाती है और उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो कामयाब नहीं होती तो जाते जाते वो उसे धमकी देती है कि वो बहुत जल्द मरने वाला है और उसके बाद उसकी आत्मा उनके कब्जे में होगी। इसके बाद हौदनी का अगला शो डेट्रॉइट मिशिगन में होता है, जहां वो फिर से पानी से भरे एक बॉक्स वाला खतरनाक स्टंट दिखाता है। वो ये स्टंट पहले भी कई बार कर चुका होता है, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ हो जाती है। शो के बाद उसका टखना टूट जाता है। एक डॉक्टर उससे मिलने आता है और उसे साफ कहता है कि उसे आराम करना चाहिए, लेकिन हौदनी मना कर देता है। वो कहता है कि वो अपना शो नहीं छोड़ सकता और इसी वजह से वो टूटे हुए टखने के साथ ही परफॉर्म करने का फैसला करता है। कुछ समय बाद जब हौदनी अपने फैंस के बीच होता है तभी एक आदमी अचानक उसके पास आता है और लेडी डॉयल के खिलाफ बोलने की वजह से उसके पेट में जोर से घूंसा मार देता है। हौदनी दर्द से तड़प उठता है, लेकिन वो ये बात ना तो बांस को बताता है और ना ही जिम को। वो चुपचाप इसे सह लेता है और अपना अगला शो करने चला जाता है। लेकिन इस बार हालत बिगड़ जाती है। जैसे ही वो स्टेज पर लोगों से बात कर रहा होता है अचानक वो गिर पड़ता है। ये देखकर जिम तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर उसका ऑपरेशन शुरू करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उसका अपेंडिक्स फट चुका है और अब उसके बचने के चांस बहुत कम है। डॉक्टरों में से एक हौदनी के पास आता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। साथ ही ये भी कहता है कि वो एक महान कलाकार था जिसने लाखों लोगों को खुश किया और उनके दुख भुला दिए। दूसरी तरफ जब बास और जिम को ये खबर मिलती है तो वो पूरी तरह टूट जाते हैं। धीरे धीरे ये खबर हर जगह फैल जाती है और बास को दुनिया भर से ढेर सारे खत आने लगते हैं जिनमें लोग हौदनी के लिए चिंता जाहिर कर रहे होते हैं। ये सब देखकर बास भावुक हो जाती है और उसे एहसास होता है कि उसके पति ने दुनिया भर के लोगों को कितनी खुशी दी थी। लेकिन अफसोस, हौदनी सिर्फ 52 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़ देता है। अपनी आखिरी सांसों में उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपनी माँ को देख रहा हो, जैसे वो उसके पास खड़ी हो। और इसी के साथ दुनिया का सबसे महान एस्केप आर्टिस्ट हमेशा के लिए चला जाता है। उसकी मौत पर पूरी दुनिया शोक मनाती है। फिल्म के आखिरी सीन में एक आदमी रेवरेंड आर्थर फोर्ड, जो न्यूयॉर्क के एक चर्च में आध्यात्मिक गुरु होता है, वो मिसेस हौदनी को अपने एक सेशन में बुलाता है ताकि वो हौदनी की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश कर सके। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही और मूवी एक्सप्लेन चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो। धन्यवाद।